आपको बता दें कि 40 दिन बाद देश में कोरोना के नए केस 2 लाख से नीचे आ गए हैं। ये एक राहत की खबर है और बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,96,000 केस सामने आए हैं। इससे पहले 15 अप्रैल को एक दिन में कोरोना के करीब 1,99,000 केस सामने आए थे। एक दिन में मौत भी 3,500 दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि 40 दिन का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 40 दिन बाद 2 लाख से कम केस सामने आए हैं देश में पिछले 24 घंटे में। देखिए 25 मई और आपको 15 अप्रैल की हम जो तस्वीर है कोरोना की वो दिखा रहे हैं। तो आंकड़े कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी डराने वाला है और इसको लेकर हमें और सतर्क रहने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि अगर केसेस कम आ रहे हैं तो उसको लेकर आप फिर से लापरवाह हो जाएंगे। आपको अब भी उतनी ही सतर्कता बरतनी होगी। देखिए पिछले 24 घंटे में केस 1,96,427 केसेस आज सामने आए हैं। कल की अगर हम बात करें तो 2,22,315 केसेस सामने आए थे और उससे एक दिन पहले यानी कि अगर परसों की बात करें तो 2,40,842 केसेस सामने आए थे। अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं वो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है, मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेस देन 3 lakh cases, between 2 and 3 lakh cases in the country. So this is a significantly positive signs, though could be called an early sign when we are seeing a decline in the number of cases and a bit of control over the COVID-19 situation. आपको बता दें कि सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की है। साथ ही कहा है कि यूपी में अब रिकॉर्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो लगातार अगर नए केस की बात करें तो 3,981 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 153 लोगों की मौत हो गई है। पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रदेश में फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय एक्टिव केस 67,000 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव में 3,10,000 तक पहुंची। हमने दोनों बार विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसको निर्मूल साबित किया। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव में यूपी के अंदर प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे, हम लोगों ने इसको 38,000 तक सीमित रखा है और आज 3,10,000 के एक्टिव केस घट करके प्रदेश में 69,000 मात्र रह गए हैं। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक दिन में पॉजिटिव केस जो आए थे 38,055 आए थे। आज वो संख्या 3,900 तक पहुंच गई है। मात्र 3,900 पॉजिटिव केस आज आए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आज तक में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। आप खुद कोरोना से अभी जूझ करके आप बाहर आए हैं। आप विजय एक तरह से आपने कोरोना पर प्राप्त किया है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखिए, कोरोना की जो महामारी है उसने पूरे भारत ने पूरे विश्व को प्रताड़ित किया है। लेकिन मैं पहले आपको तो आपके माध्यम से कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बड़े दृढ़तापूर्वक इसका सामना किया और इसको रोकने में, कम करने में एक आशातीत सफलता की तरफ हम बढ़ पाए हैं। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात कहें तो ये ऐसा मंजर था जिसका अनुभव करके आज भी अंतर मन में एक अजीब सी कल्पना आती है। प्रारंभ के दौर में देखा जाए तो मार्च में उत्तर प्रदेश में केवल 58 केस रह गए थे
और लग रहा था कि कोरोना का जो प्रकोप है, लहर है, वो समाप्त हो चुकी है। बाद में जब द्वितीय लहर की चर्चा आई तो पूरे देश में क्या हर जगह इसकी कल्पना नहीं रही होगी कि इतनी तीव्र गति से इस प्रकार का जो प्रकोप है कोरोना संक्रमण का वो आएगा। और वो एक ऐसा समय था कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जिस तेजी के साथ में बढ़ा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी और हमने हर जगह पर उस समय का मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब 2 मार्च 2020 में आगरा का मैं प्रभारी हूं, उप मुख्यमंत्री के नाते आगरा जिले का प्रभार भी मेरे पास है, रायबरेली का भी है। आगरा जिले में एक कोरोना का संक्रमित आया था 2 मार्च को 2020 में। हमारे पास टेस्ट कराने के लिए नहीं था कि हम भारतवर्ष में कहां पे, उत्तर प्रदेश में कहां पे कराएं। पुणे से हमने टेस्ट कराया और उसको इलाज जब वो पॉजिटिव निकला। दिनेश शर्मा जी, देखिए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में राज्य सरकार का जुड़ा कोई मुखिया इस तरह से अगर कह रहा हो कि हमने दूसरी लहर के बारे में सोचा नहीं था, जबकि पूरी दुनिया में हमने देखा कि दूसरी लहर आ चुकी थी, उसके बाद भी हमारे देश में इसके बारे में नहीं सोचा गया, अपने आप में हैरानी की बात है। लेकिन मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाहती हूँ, दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर अब भी स्थिति जो है बहुत साफ नहीं है। कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन बंद है पूरी तरह से, कई जगह पर ताले लगे हुए हैं। किस तरह से राज्य सरकार जो है इसको लेकर आगे अभियान चला रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री को अब उनका दौरा जो है लगातार कई जगह वो जा रहे हैं, आज भी मिर्जापुर वो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति क्या है? देखिए, जो आपने पहली बात तो आपने मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि उसका पूरा अनुमान नहीं, उसकी तीव्र गति का क्या जो अनुमान है वो एग्जैक्ट लगाना बड़ा मुश्किल सा था। और वो तीव्र गति जो है वो बहुत तेजी से आई, इस बात को मैंने इंगित किया है। और हमने तैयारी करी थी और ज्यादा तैयारी करी थी। आज उसी का परिणाम है कि हमने इसको रोकने में हम सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो हमारा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बड़ी तेज गति से चल रहा है। और अभी तक का अगर देखा जाए तो 23 जनपदों में जो 18 से 14 साल के लोग हैं उनका लगभग 9 लाख से ऊपर लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। और अगर पूरे उसमें देखा जाए तो 1,65,00,000 से ऊपर की डोज हमारे वहां उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है। और जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, मैं समझता हूं 24% के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो टीकाकरण है वो उसके लगभग यहां पर हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लगभग 4,70,00,000 से भी ऊपर का हमने कोरोना टेस्ट यहां पर कराया है। और जो अभियान हमारा चल रहा है 70,000 से ऊपर हमने जो निगरानी यानी कि यहाँ पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है आपके मुताबिक? राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है? नहीं, हमने उसको संतुलित तरीके से लगाने का उपक्रम किया है। और अब इतनी बड़ी संख्या 24 करोड़ की हमारी संख्या है, अगर आप कहें कि आपने पूरे को क्यों नहीं करा दिया तो ये कहना और करने में बहुत अंतर होता है। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक भारत के नागरिक होने के भी नाते और राज्य में चूंकि हम हैं तो इसलिए भी जानना चाहते हैं, कंसर्न होता है वो ये कि 1 मई से 18+ के लोगों के लिए शुरुआत होनी थी, जो कि सरकार ने वहां शुरुआत की भी, लेकिन जो 45+ थे या फिर जो सीनियर सिटीजन्स थे उन सबको ही वैक्सीन नहीं लग पाया था। इसी वजह से आगे जाके आप एक साथ शुरू भी नहीं कर पाए थे। 1 तारीख को 18+ के लोगों का ठीक तरीके से वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया था। उसकी बड़ी वजह यही कि वैक्सीन की किल्लत थी। देखिए, वैक्सीनेशन हमारे वहां चल रहा है, केंद्र सरकार के साथ हमारा पूरा तारतम्य है। हमारा पहले 18 जिले में हमने 18 साल से ऊपर के बच्चों का शुरू किया, 18 साल से ऊपर के लोगों का शुरू किया था वैक्सीनेशन। आज 23 जिले में हमने उसको शुरू कर दिया है और इसकी संख्या हम जल्दी बढ़ाने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारे वहां सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कमी आती है तो हम जल्दी उसको 24 घंटे में पूरी करने की स्थिति में होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करेंगे कि राज्य के हर नागरिक को वैक्सीन लगे और जल्द से जल्द लगे। बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि ब्लैक व्हाइट के बाद अब येलो फंगस भी डराने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला आया है। हैरानी तो यह है कि अलग अलग रंगों वाला फंगस कोरोना को मात देने वालों को निशाना बनाता है। फंगस के खौफनाक रंग। कोरोना वायरस से जंग खत्म नहीं हुई और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स डराने लगे।
ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग रंगों में है। अब तक ब्लैक फंगस जिंदगी छीन रहा था, लेकिन अब इनमें 2 और खतरनाक वेरिएंट भी जुड़ गए हैं। व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस भी सामने आया, जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। येलो फंगस का पहला केस दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मिला। येलो फंगस का संक्रमण काफी कम देखा जाता है। आमतौर पर ये इंसानों में नहीं पनपता, ये रेंगने वाले जीवों में होता है, लेकिन इंसान में पहुंचने पर खतरनाक हो जाता है। येलो फंगस के लक्षण हैं सुस्ती, भूख नहीं लगना और वजन कम होना। ये जो फंगस है ये अभी ह्यूमन में नहीं है, ये रेप्टाइल्स में मिलता है, और जो ये फंगस रेप्टाइल्स में पाया जा रहा है वो ही ह्यूमन में आया है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। व्हाइट और ब्लैक फंगस है, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है, तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज्यादा हो सकता है। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। जहां ब्लैक फंगस नाक, आंख और दिमाग पर हमला करता है, वहीं व्हाइट फंगस किडनी, आंत और पेट को संक्रमित करता है, जबकि येलो फंगस से मरीज की आंखें धंस जाती हैं, शरीर के कई अंग काम करने बंद कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शन है। 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है, उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया, उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। फंगल इन्फेक्शन कम इम्यूनिटी वालों को जकड़ रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले जो डायबिटिक हैं, जिन्हें ज्यादा स्टेरॉयड दिया गया हो या गंभीर बीमारी है, वो आसानी से संक्रमित हो रहे हैं। बैंगलोर से नबीला जमाल के साथ कुमार कुणाल, आज तक, दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर में अगर बच्चों को लेकर आप परेशान हैं तो राहत देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ कर दिया है कि बच्चों में कोरोना का गंभीर संक्रमण नहीं होगा। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो तीसरी लहर की कयासबाजी तेज हो गई। अब जोर यही है कि तीसरी लहर कितना खतरनाक होगा। तीसरी लहर में क्या होगा? पहली लहर में कोरोना ने बुजुर्गों को संक्रमित किया, दूसरी लहर में युवा भी चपेट में आए, तो क्या तीसरी लहर में बच्चे निशाने पर आएंगे? एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने डराने वाली अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने साफ किया है कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों में गंभीर संक्रमण नहीं होंगे, सिर्फ गंभीर बीमारी वाले बच्चों को ही अस्पताल में भर्ती की नौबत आएगी। बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है, और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा। इससे पहले इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी कहा है कि बच्चों में संक्रमण गंभीर नहीं होंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही 2 से 5 साल के बच्चों को भी मास्क पहनने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद अब एम्स के डायरेक्टर ने भी ये साफ साफ कहा है कि बच्चों को इससे बहुत ज्यादा खतरा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी कहा गया वो आंकड़ों पर आधारित था, लेकिन तथ्यों पर आधारित बात अगर हम करें तो उसमें बच्चे संक्रमण के असर से मुक्त भी रहते हैं, संक्रमण होता भी है तो हल्का फुल्का होता है।
लिहाजा ऐसे में ये आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन उसके आसार कम नजर आ रहे हैं। भले चिकित्सक और जो अनुसंधान करता है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों पर असर नहीं होगा, फिर भी सतर्कता और सख्ती बनाए रखिए और बच्चों को हिफाजत में रखिए, यानी सुरक्षा चक्र में रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने CSIR से जुड़े संगठनों के कर्मचारियों पर देशव्यापी सीरो सर्वेक्षण किया है, जिसमें पाया गया कि माता-पिता और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों में संक्रमण के लिए बच्चे बैकडोर पैसेज का भी काम करते हैं। उन्हें भी संक्रमण का खतरा तो है, लेकिन ये ज्यादा गंभीर नहीं होगा। बच्चों की इम्यूनिटी संक्रमण से लड़ने में सक्षम होगी। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोवैक्सीन को अब भी WHO की मान्यता का इंतजार है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक के आवेदन पर WHO ने और दस्तावेजों की मांग की है। कोवैक्सीन को के बाद अभी चंद देशों में ही आप सफर कर सकते हैं और बाकी कागजात जून में सौंपे जा सकते हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, भारत में इन तीनों वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, लेकिन अगर आप देश से बाहर जाना चाहें तो कोविशील्ड लगवाने वाले को ही ज्यादातर देशों में एंट्री मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिर्फ कोविशील्ड को ही मंजूरी दी है। कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को अब तक मान्यता नहीं मिली है। WHO की लिस्ट में कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका समेत 9 वैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन ने 19 अप्रैल को WHO की मान्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक उसे हरी झंडी नहीं मिली है। WHO ने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से और दस्तावेज मांगे हैं। कल सरकार की हाई लेवल की मीटिंग में भारत बायोटेक ने बाकी के दस्तावेज जून तक जमा कराने की बात कही। WHO की मान्यता न मिलने के बावजूद दुनिया के 11 देशों ने कोवैक्सीन को अपने यहाँ मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक अमेरिका में दवा नियामक एजेंसी FDA से संपर्क में है। यहाँ वो फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल करेगी। कोवैक्सीन ने बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू कर दिया। बूस्टर डोज के तीसरे फेज के ट्रायल में दिल्ली के एम्स में 18 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज लगी। बूस्टर डोज के तीसरे फेज के ट्रायल को अप्रैल में DGCI ने मंजूरी दी थी। आमतौर पर बूस्टर डोज पहले राउंड में लगने वाली रेगुलर डोज के 6 महीने बाद लगने वाली डोज ही होती है। बूस्टर डोज लंबे समय तक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करना। जब भी प्राइमरी इम्यूनेशन कर लेते हैं, प्राइमरी इम्यूनेशन इसके लिए कोविड के केस में फर्स्ट और सेकेंड डोज है, 2 डोज देने के बाद जो है हम जो है फिर जो है बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, एक एविडेंस जनरेट करने के लिए कि हो सकता है बूस्टर डोज जो है इम्यूनिटी बूस्ट करे, प्रोटेक्शन बेटर हो, उससे हो सकता है न हो, तो अभी तो एविडेंस जनरेट करने की बात है। कोवैक्सीन की मान्यता को लेकर केंद्र सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। सरकार ने कोवैक्सीन पर मान्यता का मुद्दा जल्द सुलझाने का दावा किया है। ये जरूरी भी है क्योंकि कई देश वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपने देश में यात्रा से जोड़ने जा रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।